हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हिंदी का पेपर आप सभी का काफ़ी अच्छा गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर जो है आराम से आप लोगों ने 60 से 70 मार्क्स का अटेम्प्ट भी किया और लगभग जो है 70 मार्क्स का आप लोग सही भी करके आए होंगे। लगभग 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपसे पूछा गया था, तो वो 10-15 नंबर जो है आपको परेशान करेंगे। बट ओवरऑल जो देखा जाए तो पेपर A1 था, बहुत बढ़िया पेपर आया हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताने हैं कितने मार्क्स आपके आज के इस हिंदी पेपर में आ रहे हैं, और नेक्स्ट जो पेपर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है लगभग आज शाम से आना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी लाइव क्लासेस वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के जो भी आपके बचे हुए पेपर हैं उनके। तो पहले देख लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी के पेपर का। और हिंदी के पेपर का जितना बताया था ऑलमोस्ट जो है 70% जो है, अगर टोटल 80 में से देखें 80 में से जो है लगभग 60 से 70 मार्क्स का पेपर जिन भी बच्चे ने 7 दिन की लाइव क्लास अटेंड करी थी, 70 चैलेंज लिया था, तो उस पेपर ने, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझी थी और उसके बाद फिर व्याकरण और फिर संस्कृत वाले पोर्शन को भी काफ़ी अच्छे से समरी मैंने आपको एक्सप्लेन की हिंदी में। तो आई होप कि आप सभी का पेपर जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। तो देख ले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी का, और उसके बाद बाकी अगर आप सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं वो भी जानेंगे वीडियो के लास्ट में। और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2026 का आपका ये हिंदी का पेपर आपके सामने रहने वाला है। और पहला जो आपका आपतित गद्यांश था, इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, पहला है विज्ञान को विनम्र क्यों कहा गया। तो सीधा मैं सॉल्यूशन वाले पर चलता हूं। तो देखो, विज्ञान को विनम्र क्यों कहा गया है। विज्ञान को विनम्र इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपनी अवधारणाओं और निष्कर्षों के प्रति हठी या अहंकारी नहीं होता। नई खोजों और नए निष्कर्षों के आने पर वह अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा प्रश्न था, विज्ञान को अपनी बात मनवाने के लिए ताकत की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। विज्ञान सत्य के अधिकतम निकट पहुंचने की कोशिश है। इसके निष्कर्ष तर्क और तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसलिए इसे अन्य क्षेत्रों की तरह अपनी बात मनवाने के लिए ताकत, भय या वैभव की आवश्यकता नहीं पड़ती। गा नंबर था, पढ़ाई को कब सार्थक माना गया है। तो पढ़ाई की सार्थकता तभी मानी गई जब वह हमारे मन में नए नए प्रश्नों और जिज्ञासा को जन्म दे। केवल उत्तरों को रटना सार्थकता नहीं है। गा नंबर है, गद्यांश के अनुसार विज्ञान का क्या अर्थ है। तो गद्यांश के अनुसार विज्ञान का अर्थ है सत्य के अधिकतम निकट पहुंचने की कोशिश करना। पांचवा क्वेश्चन था इसमें, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसके अंदर, प्रश्न करना। 4 नंबर है, बुद्ध ने निम्न में से किस आधार पर किसी बात पर विश्वास करने को मना किया था। तो सेकंड आंसर है इसका पारंपरिक। नेक्स्ट है 6 नंबर, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक देना है। तो ये शीर्षक अपने अकॉर्डिंग आई होप कि कोई भी जो भी आप दे करके आएंगे वो आपका सही होगा। तो जो सटीक बैठता है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सत्य की खोज। दूसरा नंबर जो निबंध है बच्चों, निबंध जो है ये आप सभी अच्छे से अपने अकॉर्डिंग इसको बना करके आए होंगे। तो निबंध को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निबंध जो है वो आप अपनी भावनाएं अपने शब्दों में लिख करके आए हैं। जिसने जो भी लिखा है यहाँ आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद जो है प्रिंट माध्यम वाले या जनसंचार माध्यम वाले पर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही उत्तर या सही विकल्प लिखिए। पहला है प्रिंट माध्यम की खूबी है, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें स्थायित्व होता है। दूसरा है पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो देखो इसका जो एग्जैक्ट होगा वो तो होता है सनसनीखेज खबरें। सनसनीखेज खबरें आ जाएगा इसके अंदर। तो इसमें अगर आप चौथा वाला भी करके आए हो तब भी ठीक हो जाएगा, बट जो है 90% जो है सनसनीखेज खबरें इसका सही होगा, पहला वाला जो आपको दे रखा था। तो चौथे वाले के साथ अभी फिलहाल हम रहेंगे। अगला है संपादक का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होता है। तो आंसर हो जिसका चौथा ऑप्शन, समाचार संपादित करना। नेक्स्ट है फ्रीलांसर पत्रकार होता है। तो थर्ड नंबर इसका सही आंसर होगा, जो भुगतान के आधार पर स्वतंत्र कार्य करता है। फिफ्थ है एंकर बाइट का क्या महत्व है। तो समाचार को प्रमाणित करना। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है अपने विद्यालय में मनाए गए किसी एक बैगलेस डे की 150 शब्दों की में रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बैगलेस डे का मतलब हुआ कि आप बिना बैग के स्कूल जा रहे। तो जब आप बिना बैग के स्कूल जा रहे तो आपने उस पूरे दिन में क्या क्या किया वो बस आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, सारा दिन गेम खेला है, कौन कौन से गेम खेले वो आपको अपने शब्दों में लिखना था। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। इसी के अथवा में पूछा था पहाड़ के वीरान होते गांव विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक आलेख लिखिए। तो इस टॉपिक पर भी आप लोग अच्छा खासा लिख सकते थे कि पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो था पृथ्वी के घूमते हुए आने का क्या आशय है। तो अगर मैं पेपर से दिखा दूं, आपका जो क्वेश्चन है पहला, ये वाली कविता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो इसमें पहला है पृथ्वी के घूमते हुए आने का क्या आशय है। तो इसमें देखो बच्चों हो जाएगा कि इसका आशय बच्चों की अत्यधिक चंचलता और बेताबी से है। जब बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आ रही है। दूसरा था इसमें, जन्म से अपने साथ कपास कौन लाते हैं। तो बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। कपास उनकी कोमलता और लचीलेपन का प्रतीक है।
कितना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कविता का नाम बताइए। तो कविता का नाम क्या है बच्चों? पतंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला था, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है, कवि क्या करतब कर रहा था। तो इसका जो है वो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, तो ये वाला है। तो इसमें है कवि क्या करतब कर रहा था। तो दोनों में से कोई एक करना था। ऊपर वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, वो आपने किया होगा। तो इसका भी देख लेते हैं आंसर, कि कवि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा के साथ जोर जबरदस्ती का करतब कर रहा था। वह पेज की तरह शब्द जाल को कसता जा रहा था। ये वाली पोएम भी हमने काफी अच्छे से समझी है लाइव क्लास में। नेक्स्ट है, बात की चूड़ी मरने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि अत्यधिक शब्दों के हेरफेर और बनावटीपन के कारण बात का मूल प्रभाव और कथ्य नष्ट हो जाना। फिर है, कविता था, कविता का नाम कुंवर नारायण और बात सीधी थी पर। हर लाइव में मैंने आपको जो है कवि और कविता के नाम को याद करने पर जोर दिया था। फिर है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। ये पहले चैप्टर की है, इसको भी हमने लाइव क्लास में पूरा अच्छे से समझा था कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब इसके दो चीज़ों को आपको बताना था, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में आ जाएगा, कवि आत्म अभिव्यक्ति और अपने मन की भावनाओं को प्रधानता देता है। उसे बनावटी दुनिया पसंद नहीं है, वह अपनी कल्पना और प्रेम की दुनिया में मग्न है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको। कला पक्ष है, निज उर स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। भाषा सरल सहज और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। फिरता हूँ कि आवृत्ति से कविता में लयबद्ध और गयता संगीतात्मकता आई है। फिर उसके बाद चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न बनते हैं। बादल राग कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या कहना चाहा है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और इंपॉर्टेंट बताया था कि आएगा ही आएगा, कि बादल राग कविता में कवि निराला ने बादलों को क्रांति के दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। वे बादलों के माध्यम से शोषित वर्गों को जागृत करना चाहते हैं और पूंजीपतियों के आतंक को समाप्त कर समाज में समता लाने का संदेश देते हैं। फिर है, धूत कहो अवधूत कहो। सारांश जब हम देख रहे थे, समरी देख रहे थे चैप्टर की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि ये याद कर लो जल्दी से। अगर नहीं है तो आप प्रीवियस जो हमने लाइव क्लास ली है 7 डेज चैलेंज था, उसमें जाकर के आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये इसके नीचे जो दे रखा है ना, वो क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिलेगा। पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास किन पर व्यंग कर रहे हैं। तो तुलसीदास उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो उनकी जाति या धर्म के आधार पर उन पर टीका टिप्पणी करते थे। वे कहते हैं कि वे केवल राम के भक्त हैं और उन्हें दुनिया के सामाजिक बंधनों या किसी की राय से कोई सरोकार नहीं है। फिर है, छोटा मेरा खेत रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। अधड़ कवि के मन में उठने वाले भावों या आवेग का प्रतीक है और बीज वह विचार या शब्द है जो भाव के आने पर कविता के रूप में कागज के पन्ने पर बोया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है गद्यांश से रिलेटेड आया है। अब इसमें पूछा है, किसान बुआई कैसे करता है। तो किसान बुआई कैसे करता है। किसान बुआई के लिए 5-6 सेर अच्छे गेहूं लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंकता है ताकि 30-40 मन गेहूं उगा सके। फिर है, बादलों की फसल कैसे आएगी। जब हम श्रद्धा भाव से बीज के रूप में पानी का दान करेंगे, यानी पानी गली में बोएंगे, तभी प्रकृति देवताओं के माध्यम से बादलों की फसल के रूप में हमें 4 गुना पानी लौटाएगी। फिर है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती इसके लेखक है। इसी के अथवा में दूसरा आपसे पूछा गया है कि सीरीज की तुलना अवधूत से क्यों की गई है। बहुत अच्छे से बच्चों इसको मैंने बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो जिस तरह एक अवधूत सन्यासी सुख दुख से ऊपर उठकर हर स्थिति में शांत रहता है, उसी तरह सीरीज भयंकर गर्मी और लू में भी लहलहाता और मस्त रहता है। ना उधो का लेना ना माधो को देना का इस प्रसंग में क्या आशय है। जब हमने समरी समझी थी, सारांश समझा था, तब हमने इसका जो है देखा था पूरा सारांश। इसका आशय है कि पूर्णतः तटस्थ होना, सीरीज को बाहरी दुनिया के झमेलों या विषम परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी मस्ती में जीता है। अगला है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक तथा पाठ के नाम। तो शीरीष के फूल है और लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो आपका गद्य खंड है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे 3 में से 2 करने थे, तीनों ही आपको बहुत अच्छे से बताएं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर परचेसिंग पावर का क्या अर्थ है। तो परचेसिंग पावर क्रय शक्ति का अर्थ है पैसे की वह ताकत जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए बाजार से चीजें खरीदता है। कुछ लोग इस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनावश्यक वस्तु भी खरीदते हैं। खा नंबर है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि यह मनुष्य की रुचि, योग्यता और क्षमता पर आधारित नहीं होती, बल्कि जन्म के आधार पर थोपी जाती है, जो व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। तो 3 में से 2 करने थे। अगला है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर भी आपको 3 में से 2 करने हैं, सॉरी किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे सभी हैं। तो पहला है, यशोधर बाबू देर से घर क्यों आते हैं।
यशोधर बाबू को अपने घर के आधुनिक परिवेश और अपनी पत्नी व बच्चों के बदलते व्यवहार से तालमेल बिठाने में मुश्किल होती थी। घर में होने वाली अनबन से बचने के लिए वे ऑफिस के बाद बिरला मंदिर जाते थे और प्रवचन सुनते थे। डिटेल में हमने समझा इस पूरे चैप्टर की समरी को। खा नंबर है, जूझ पाठ में लेखक के पिता उसे पाठशाला क्यों नहीं भेजना चाहते थे? तो लेखक के पिता खुद काम नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि लेखक दिन भर खेत के कामों में लगा रहे और ढोर यानी पशु चराए ताकि वे खुद गांव में घूम सके। फिर है, मराठी के शिक्षक का पढ़ाने का तरीका क्या था? मराठी शिक्षक सौंदर्यकर बड़े ही आनंद के साथ पढ़ाते थे। वे स्वयं कविता गाते थे, अभिनय करते थे और छंदों की लय ताल समझाते थे, जिससे छात्र कविता में पूरी तरह डूब जाते थे। फिर है, मोहनजोदड़ो को देखते हुए लेखक को राजस्थान के कुलधरा गांव की याद क्यों आई? तो मोहनजोदड़ो के उजड़े हुए मकानों और गलियों के खंडहरों को देखकर लेखक को कुलधरा की याद आई, क्योंकि कुलधरा भी एक ऐसा गांव है जहां के लोग रातों रात गांव खाली कर गए थे और आज वह केवल खंडहर बचे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ना मैंने पढ़ाया और ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में था, और वैसे भी आपको यहाँ पर 4 में से 3 क्वेश्चन करने थे, तो ऊपर के तीनों जो हैं वो समझाए और पढ़ाए हुए हैं और पीडीएफ से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग पार्ट से कुछ उदाहरण दीजिए जिससे पता चले कि यह पीढ़ी अंतराल की कहानी है। तो जब हमने समरी देखी और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपकी पीडीएफ वाले है उसमें भी ये पूरा डिटेल में दे रखा है कि क्यों अनबन बनी रहती थी या क्या, क्योंकि माँ जो है वो बच्चों का साथ दे रही है और इधर जो इनके पिता है वो अपने उन रूढ़िवादी जो भी उनकी संस्कृति है उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे 2 थे, अथवा में जो है उसको भी देखेंगे। तो पहले ऊपर वाला जो है उसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यशोधर बाबू को अपनी शादी की सालगिरह मनाना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, जबकि उनके बच्चे इसे भव्य तरीके से मनाते हैं। दूसरा है, उनके बेटे का विज्ञापन में अधिक वेतन वाली नौकरी करना और घर के पुराने ढंग को बदलना यशोधर बाबू को पसंद नहीं आता। तीसरा है, पत्नी का बच्चों के साथ आधुनिक कपड़े पहनना और बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनना उन्हें खटकता है। इसी के अथवा में था, मोहनजोदड़ो कहाँ और कैसे बचा है। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा है इस वाले को भी। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में है। यह क्यों प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नियोजित शहर था जो ऊंचे चबूतरे और निचले शहर के रूप में बसा था। यह अपनी बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था, पक्की ईंटों के घर, स्नानागार और व्यवस्थित सड़कों के कारण दुनिया की सबसे पुरानी नियोजित सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है। अब चलते हैं आपको लेकर के संस्कृत वाले पोर्शन पर। संस्कृत में आपसे पूछा गया है, दंड प्रहार कारणात् किम अभवत्। तो यहां से हम सीधा आंसर की बात करेंगे कि दंड प्रहार किम अभवत्। तो यहां पे आ जाएगा आजीवनम तस्य शिरः कंपते स्म, ये आपको लिखना था। फिर है, सत्याग्रह आंदोलन समय सा कुत्र प्रेषितः। तो यहाँ पे आ जाएगा कारागारम। नेक्स्ट है, जीवन पर्यंतम अस्य समानार्थम पदम किमत्रि। तो यहाँ पे हो जाएगा आजीवनम। नेक्स्ट है 1937 तमे वर्षे किम अभवत्। तो यहाँ पे आ जाएगा 1937 तमे वर्षे ऐसा कांग्रेस दल से नेता चिता जाता तथा चा संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री अभवत्। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, नीचे विघ्नभेन किम न क्रियते हैं। नीचे विघ्नभेन कार्यना प्रारभते। ये बहुत अच्छे से सारा समरी मैंने आपको कल लाइव क्लास में भी बताई है। फिर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ से आपका क्वेश्चन पूछा गया। फिर है, कीदृशः विरमन्ति मध्य जना कार्य प्रारंभ विघ्न विहीना संता विरमति। गा नंबर है, प्रतिहन्यमानः अत्र प्रयुक्त उपसर्ग कहा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रति, इसमें उपसर्ग हुआ है। पुरुषा कतिधा भवंती पुरुषात्रय। तो ये मैंने बताया था ना, नीच मध्य और उत्तम तीनों प्रकार बताए थे। और तीनों का जो है, नीच लोग क्या बताया था, नीच लोग अपना काम सोचते हैं पर डर के मारे शुरू ही नहीं करते। और मध्य के लोग क्या करते हैं, शुरू तो करते हैं पर विघ्न या फिर संकट आने पर छोड़ देते हैं। और उत्तम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मतलब वो काम तो शुरू करते हैं और भले जितने उनके सामने संकट आ जाए तो वो तब तक लगे रहते हैं जब तक उनका जो काम है वो पूरा नहीं हो जाता। फिर चलते हैं, आपके यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। तो यहाँ पे 5 हैं, 5 में से कोई 4 करने थे और 5 के 5 जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं। पहला इसमें सर्वे मंडुके है किम निर्णितवान। तो सर्वे मंडुके निर्णितवान यत् को अपि कोलाहलम न करिष्यति। अगला है, कवि चातकम किम कर्तु कथयति। वैसे सभी ने क्या कहा था कि जो भी इस खंबे पर सबसे पहले चढ़ेगा वो विजयी होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये आंसर मुझे गलत लग रहा है इसको। ठीक है, तो स्तंभ आरोहणम होगा इसमें। कवि चातकम किम कर्तु कथयति। तो कवि चातकम सावधान मनसः मित्र शृणु इति कथयति। अनुजः किम करोति स्म, अनुजः अध्ययनम करोति स्म। नेक्स्ट है, कक्षा प्रमुखा का अस्ति। तो कक्षा प्रमुखा कौन था, अदिति थी या प्रतिभा थी। एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये थोड़े से मुझे मिसप्रिंट लग रहे हैं दोनों क्वेश्चन।
तो ये जो है इसको सही करना है क्योंकि पढ़ाया हुआ है और यहाँ पर जो है क्योंकि टीम से सॉल्यूशन कराया तो टीम में क्या हो सकता है थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में जो है यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो एक तो ये देखो सर्वे मंडुके किम निर्णितम, तो सभी मंडुकों ने सभी लोगों ने जब हमने ये चैप्टर की समरी पढ़ी तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक बार मेंढकों के एक कुल द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई कि जो पर्याप्त ऊंचे स्तंभ के शिखर पर चढ़ जाएगा वही विजय होगा। तो ये आ जाएगा इसमें, इसके आंसर में संस्कृत में इसको लिखना था। फिर ऐसे ही था, इसी में दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया अनुजम किम करोति स्म, अनुजम किम करोति स्म। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको मैं पीडीएफ से दिखा देता हूँ। देखो अनुजः प्रतिदिनम किम करोति स्म, खा नंबर है तो इसका आ जाएगा खा नंबर। अनुजः प्रतिदिनम अरण्यम गत्वा पशून हत्वा मांसम सद्गृहम आगच्छति स्म, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया कक्षा प्रमुखा का अस्ति, तो कक्षा प्रमुखा का अस्ति, तो ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कक्षा प्रमुख वैसे तो मुझे याद है अदिति थी क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ा है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कक्षा प्रमुखा का अस्ति, कक्षा प्रमुखा अदिति अस्ति। क्लियर हो गया। तो ये आपके जो 4 क्वेश्चन करने थे आपको वो आपने देखे। नेक्स्ट है यहाँ से शब्द चुन करके आपको क्या करना था, आंसर बताना है। 15 नंबर है। तो नगरम, आपको नगरम का क्या करना था, वाक्य प्रयोग करना था। तो मम नगरम सुंदरम अस्ति, क्रीडति बालकाः कंदुकेन क्रीडति, वसुधा का हो जाएगा वसुधा अस्माक माता अस्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको निर्देशानुसार उत्तर लिखना था। तो निर्देशानुसार उत्तर जो लिखना है, पहला था पादाभ्याम पदे कारक हस्ति, कारक बताना, करण कारक हो जाएगा। फिर है वीर पुरुष शब्द का समास अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा वीर पुरुष में कर्मधारय, पुरुष की विशेषता बता रही कैसी है, वीर है। फिर है नदी शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन रूप लिखा, तो नदी का जो हो जाएगा नदिया हो जाएगा। फिर है अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप लिखना है, तो स्वाहा हो जाएगा। मूर्ख प्लस अपि तो हो जाएगा मूर्खी अपि, ठीक है। पितृ इच्छा पदे संधि विच्छेद करो, तो यहाँ पे हो जाएगा पितु प्लस इच्छा। फिर है आपको कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखना है, तो अभिवादन शिलस नृत्य विद्योपसेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, यानी जो व्यक्ति हमेशा बड़ों का अभिवादन करता है वह नृत्य विद्यों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या और यश, उसकी आयु विद्या यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने मार्क्स जो है आप लोग के बन रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है जितना आपको पढ़ाया गया है लगभग, मैं क्योंकि यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 तो नहीं बोलूँगा क्योंकि लगभग 10 नंबर का जो है घुमा फिरा करके पूछा गया है, ठीक है। हमने समरी पढ़ी है, चैप्टर को अच्छे से हमने पढ़ा है। तो जिस बच्चे ने ध्यान से उसकी प्रैक्टिस की है तो उसके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, बट जिसने ध्यान से नहीं किया है, रिविजन नहीं किया था अच्छे से, तो उसके मैं बोलूँगा कि 70 तक आराम से वो बच्चा ले आएगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अगला जो पेपर है बायोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, मैथ्स का है, जो बच्चे हमारे क्लास 12th वाले। तो इन तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, सिंपली आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, आपको सिंपली हमारे यहाँ पर जाकर के मैसेज करना है। अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं हिंदी से लेकर के लास्ट आपका गृह विज्ञान तक सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और अगर इस पेपर का अगर आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, कहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको आ जाना है ईयरली पेपर 9th to 12th, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कक्षा 12 वार्षिक प्रश्न पत्र, यहाँ पे आपको 2026 का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम इसको अपडेट कर देंगे, प्लस उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पेपर के साथ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो जल्दी आ जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, और सभी को ऑल द बेस्ट। अगले पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, और अगले पेपर को भी हिंदी के पेपर की तरह ही बहुत अच्छे से करके आना है।